हेलो। आज हम लोग ब्याज के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम ISLM वक्र के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ब्याज के जिन सिद्धांतों का अध्ययन किया है, या और ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में कहें तो ब्याज के निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन किया है। उसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो बहुत ही सरलतापूर्वक ये कह सकते हैं कि कुछ सिद्धांत हैं जो मुद्रा बाजार से संबंधित हैं और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो वास्तविक बाजार से संबंधित है, अर्थात मनी मार्केट और रियल मार्केट। वी डील सेपरेटली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पढ़ने लिखने के लिए चाहे हम उसे जितना छोटे से छोटे टुकड़े में बांट दें, चाहे हम जितना उसको यह मान लें कि अन्य बातें समान रहती हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अर्थव्यवस्था में अगर ₹1 भी कहीं से इंजेक्ट होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थात सामान्य संतुलन का सिद्धांत निश्चित रूप से अधिक वास्तविक है, कठिन और अव्यवहारिक चाहे जितना हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से जब हम सिर्फ मुद्रा बाजार में ब्याज दर की बात करते हैं तो भी वो इनकम्प्लीट थियरी है। जब हम वास्तविक बाजार में ब्याज दर के सिद्धांत की बात करते हैं तब भी वो इनकम्प्लीट थियरी है। तो वी नीड a special theory of a rate of interest which is related to both the markets, commodity market as well as money market. इस समस्या का हल ढूंढा गया ISLM वक्र के माध्यम से, जो दोनों बाजारों में ब्याज दर के एक साथ निर्धारण की व्याख्या करता है। एक बात यहाँ हम और भी आपसे क्लियर कर देना चाहेंगे कि कहने के लिए तो हम ठीक है ब्याज दर निर्धारण का सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो जितने भी सिद्धांत आपने पढ़े अभी तक, चाहे वह ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत हो, चाहे वह उधार दे को सिद्धांत हो, चाहे वह लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी हो, आदि, हर जगह आपने ये देखा होगा कि पढ़ते तो हम ब्याज के का सिद्धांत हैं, अर्थात पढ़ते तो यह है कि ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है और ब्याज दर क्या होगी। लेकिन हर जगह हम लोगों ने एक बात कॉमन देखी कि जब कोई चीज़ हम निर्धारित करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि विद द हेल्प ऑफ नोन वेरिएबल we will try to find out the unknown variable. It means when you are going to determine the rate of interest, it will be determined by the known factors. For example, if you are going to determine a rate of interest, if you are using saving and investment as a variable, it means before determination of rate of interest should not be used in the process of analysis, but everywhere we use rate of interest as an important determinant of saving, investment. It means clearly we can say that not even a single theory we have which has capacity to determine the rate of interest. अर्थात हमारे पास कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो ब्याज दर को तय करता हो, क्योंकि हर जगह आप देखते होंगे, ये आपने देखा कि अगर आप बचत विनियोग सिद्धांत की बात करें तो बचत विनियोग सिद्धांत में भी क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम सेविंग कम करते हैं,
and if rate of interest is high, then we will save more and more. Investment का there is opposite relationship in between rate of interest and rate of interest. तो अगर मेरे पास पहले से ही कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करने जा रहे हैं। अर्थात अगर हम बहुत ईमानदारी से कहें तो कोई भी सिद्धांत रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन नहीं करता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये कहना होगा कि वह एक ऐसे स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने का प्रयास करता है जिस पर इकॉनमी इक्विलिब्रियम में होती है। या यूं कहें स्पष्ट शब्दों में कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स वी आर गोइंग टू डिटरमिन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल मेक एन इकॉनमी इन इक्विलिब्रियम। अर्थात हम संतुलन ब्याज दर की बात करते हैं जिसको डिटरमिन करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज सच किसी भी थियरी में डिटरमिन नहीं करते हैं, और आपने देखा कि हर थियरी में ये है, उसका क्रिटिसिज्म भी है कि यहाँ हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर हमें वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल, तो हमें एक ऐसी थियरी चाहिए जो एट द सेम टाइम रियल मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों को इनकॉर्पोरेट करती हो। अलग अलग मनी मार्केट में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करके या कमोडिटी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करके हम इकॉनमी एज ए होल पर उसके इम्पैक्ट को एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग आज मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट ISLM कर्व की व्याख्या करेंगे। एज यूजुअल, जैसा मैंने आपसे बराबर ये कहा है कि सारा का सारा पूरा लेक्चर का नोट्स बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ स्क्रीन पर उपलब्ध है, बढ़िया से आप पढ़ करके इसे लिख भी सकते हैं। फॉर योर सेक ऑफ द कंफर्ट हम इसको पढ़ करके आपको सुना भी देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। फिर इसको हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। हिग्स ने एक ऐसे ब्याज दर को प्रस्तुत किया जिसमें उत्पादकता, मितव्ययता, तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति, अर्थात उत्पादकता, मितव्ययता कमोडिटी मार्केट की वेरिएबल्स हैं, तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति मनी मार्केट का वेरिएबल है। इन सभी तत्वों को आवश्यक माना गया। हेंसन के अनुसार एक संतुलन की अवस्था उस समय प्राप्त होती है जब नकदी शेषों की इच्छा मुद्रा की मात्रा के बराबर होती है, अर्थात जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर होती है। नकदी शेष की इच्छा मतलब कि वट एवर अमाउंट यू वांट टू कीप इन योर हैंड एज कैश, अपने पास आप नगद कितना रखना चाहते हैं। जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर होती है, और अंतिम जब निवेश की मात्रा बचत की इच्छित मात्रा के बराबर होती है, और ये तत्व परस्पर संबंधित हैं। अलग अलग सब के इक्विलिब्रियम की बात करता है, और जहाँ सब इक्विलिब्रियम में होते हैं वहाँ कहता है कि इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड होगा। इस सिद्धांत में बचत, विनियोग, तरलता अधिमान एवं मुद्रा की मात्रा का आय के विभिन्न स्तरों पर एकीकरण किया गया है। आप और स्पष्ट शब्दों में ये जानें कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत और विनियोग में किस दर ब्याज दर पर संतुलन होगा, या आय के विभिन्न स्तरों पर किस ब्याज दर पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में संतुलन होगा। हम वास्तव में उसी यूनिफिकेशन की बात करते हैं, हम वास्तव में उसी एकीकरण की बात करते हैं, हम उसी की व्याख्या करते हैं। और इसी को कि किन किन विभिन्न आय के स्तरों पर और किस ब्याज दर पर बचत और विनियोग बराबर हैं, उन बिंदुओं को मिला करके अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसे हम IS वक्र कहते हैं। और ठीक उसी तरह से आय के विभिन्न स्तरों पर किन ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा LM वक्र कहलाती है। तो IS वक्र वस्तु बाजार के संतुलन को एक्सप्लेन करता है, LM वक्र मुद्रा बाजार के संतुलन को एक्सप्लेन करता है। और जब हम IS और LM वक्र के
उस बिंदु को ज्ञात करते हैं जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ वह पॉइंट होगा जहाँ वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ, मतलब वो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट which will establish the equilibrium in between commodity market and money market at the same time. IS जो वक्र है वह ऋण योग्य निधियों के प्रवाह चरों क्लासिकल सिद्धांत के वास्तविक तत्वों को व्यक्त करता है। ELM वक्र तरलता अधिमान सब विन्यासों के स्टॉक चरों को प्रकट करता है। IS तथा ELM का संतुलन निश्चित हल प्रदान करता है। IS कर्व, IS वक्र, यह वक्र आय स्तरों ब्याज दरों के विभिन्न संयोगों पर बचत तथा निवेश की समानता को दर्शाता है। मैंने अभी आपसे बताया कि आय का विभिन्न स्तर है, उन विभिन्न स्तरों पर 100 रुपये, 200, 300, 400 रुपये पर कितना बचाएंगे और कितना विनियोग होगा, अर्थात वो कौन सा ब्याज दर होगा जो 10 रुपये की बचत और 10 रुपये के विनियोग दोनों को एक तरह से प्रोत्साहित करेगा और बचत तथा विनियोग आपस में दोनों बराबर होंगे। यह मान लिया गया है कि बचत आय का बढ़ता फलन है तथा ब्याज का बचत पर प्रभाव तुच्छ है। दूसरी तरफ निवेश ब्याज दर तथा आय के स्तर पर निर्भर करता है। ब्याज दर का स्तर दिया होने पर निवेश का स्तर आय के स्तर के साथ बढ़ता है। अगर ब्याज दर दी हुई है तो आय बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें बचत और विनियोग आय के विभिन्न स्तरों पर कैसे विभिन्न ब्याज दरों पर आपस में बराबर होते हैं और कैसे उसके आधार पर IS वक्र जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, खींचा जाता है, उसकी व्याख्या यहाँ चित्र में की गई है। इसे हम ब्लैक बोर्ड पर भी आपकी सुविधा के लिए विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम इस चित्र को समझा देते हैं आपको कि X अक्ष पर इनकम दी गई है और Y अक्ष पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया गया है ऊपर, और नीचे दिया गया है इनकम और ब्याज दर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आप देखें कि Y अक्ष पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया गया है, X अक्ष पर इनकम दी गई है। E1, E2, E3 वे बिंदु हैं जो Y1, Y2, Y3 पर वास्तव में दिए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इक्विलिब्रियम को व्यक्त करते हैं। E1 पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 6% है, E2 पर 5% है, E3 पर 4% है। ABC बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा IS वक्र कहलाती है। IS वक्र ढालू होता है, अर्थात ब्याज दर गिरने के साथ साथ निवेश में वृद्धि होती है और आय में भी। तो इन E1, E2 और E3 बिंदुओं को अगर हम दूसरे भाग में नीचे तक ले आएँ, उसे हम Y1, Y2, Y3 को 100, 200, 300 लिखें और इन बिंदुओं को E1, E2, E3 को ABC लिखें और इनको मिला करके रेखा खींची जाए तो ये IS वक्र प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि जब 6% ब्याज दर है तो इनकम 100 रुपया है, 5 है तो इनकम 200 रुपया है और 4 है तो इनकम 300 रुपया है। इसका मतलब ये है कि जो IS वक्र है यह बताता है कि अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम है और ब्याज दर कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है।
यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी देखिए, जो हमने अभी आपको नोट्स में समझाया, यह आपका वाई अक्ष है, यह आपका एक्स अक्ष है। वाई अक्ष पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखाया गया, एक्स अक्ष पर इनकम Y1, Y2 और Y3 दिखाई गया। यहाँ हम A, B, C कर देते हैं, A, B और C। ये आपका सेविंग है, यस, जो ये बता रहा है कि यहाँ इस लेवल पर, जिसे हम Y कहते हैं, यहाँ बचत और यहाँ आपकी बचत आपकी शून्य है, अर्थात जितना आपकी इनकम है पूरा पूरा आप खर्च कर लेते हैं। इसके पहले आप देख रहे हैं कि आपकी सेविंग माइनस में है, अर्थात आपकी आय कम है और खर्चा आपका ज़्यादा है। लेकिन जब वाई के आगे आप चलते हैं तो आप देखिए कि आपकी सेविंग फिर बढ़ने लगती है, पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ इस बिंदु पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों बराबर है, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 6% के बराबर है। यानी दिए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बचत और विनियोग जहाँ बराबर होते हैं, उस आय के स्तर को हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं यहाँ, अर्थात दिए हुए ब्याज दर इस आय के स्तर पर बचत और विनियोग यहाँ बराबर है, इस आय के स्तर पर यहाँ बराबर है, और इस आय के स्तर पर यहाँ बराबर है। इस तरह से अगर हम E1, E2 और E3 तीनों बिंदुओं को नीचे तक खींचें और इनको मिला करके हम एक रेखा खींचें, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग IS वक्र हमको प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि यहाँ ब्याज दर दिखा रहे हैं 6% है, यहाँ 5% है, यहाँ 4% है। तो ब्याज दर ज़्यादा है देखिए तो इन्वेस्टमेंट कम है, ब्याज दर घट जाता है इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ जाती है, ब्याज दर और कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट और इनकम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से IS वक्र जो है ये बचत और विनियोग के उन संतुलन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा होती है जो दिए हुए आय के स्तर पर एक निश्चित ब्याज दर को व्यक्त करते हैं, अर्थात बचत और विनियोग का संतुलन आय के उन विभिन्न स्तरों पर जो दिए हुए ब्याज दर के बाद हमको प्राप्त होती है उसकी व्याख्या करती है। तो यह आपका IS वक्र है। अब ये दूसरा देखें कि इसमें LM वक्र आय स्तरों तथा ब्याज दरों के सभी संयोगों को बताता है जिन पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर होती है। एक बार आप इसमें पहले देख लीजिए कि यहाँ Y अक्ष पर आपने देखा कि ब्याज दर दिखा रहे हैं आप, और X अक्ष पर आप मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दिखा रहे हैं। दूसरी पार्ट में आप इनकम दिखा रहे हैं और ब्याज दर दिखा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने देखा है कि मुद्रा बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ मांग और पूर्ति आपस में मुद्रा की बराबर होती है। तो यहाँ हमको ये देखना है कि आय के विभिन्न स्तरों पर मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग कब कब किस किस ब्याज दर पर आपस में बराबर होगी। तो यहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की व्याख्या के माध्यम से हम मुद्रा बाजार में संतुलन की व्याख्या करेंगे। जैसा हमने आपसे कहा कि X अक्ष पर मांग और पूर्ति है मुद्रा की, Y अक्ष पर ब्याज दर है। मुद्रा की पूर्ति हम सब जानते हैं कि यह एक अल्पकाल में परिवर्तित नहीं हो सकती, इसलिए कीन्स ये मान लेता है कि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। तो MQ मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा की मांग L1, L2, L3 मुद्रा की मांग है। पूर्ति दिए हुए होने पर मुद्रा की मांग के साथ जो ब्याज दर निर्धारित होती है R1, R2, R3। दूसरी पार्ट में आप देखें कि R1 के नीचे जब हम चलते हैं तो उसके बाद जो रेखा है
वो तरलता पसंदगी की वो x अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात एक ब्याज दर गिरता जाता है, हम अपने पास अधिक से अधिक नकद रखने की इच्छा करने लगते हैं, क्योंकि कम ब्याज दर पर उधार देने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है कि ब्याज दर कभी शून्य नहीं हो सकती, तो उस बिंदु के बाद ब्याज दर नीचे नहीं जाती है, लेकिन हम फिर उधार देते भी नहीं हैं। जो भी पैसा हमारे पास है सारा का सारा अपने पास हम कैश रख लेते हैं, इसलिए वो x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो जाती है। ठीक इसी तरह से ब्याज दर बढ़ता जाता है। अब देखिए R1 R2 R3, एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि ब्याज दर तब आय फिर नहीं बढ़ती, उसके बाद केवल ब्याज दर ही बढ़ता है, और इसलिए LM वक्र y अक्ष के प्रति समानांतर एक सीधी रेखा हो जाती है। तो इस चित्र में आप देखें R1 को हम के संतुलन को यहाँ K से, R2 के संतुलन को S से और R3 के संतुलन को T से व्यक्त करते हैं। अगर इनको मिलाकर के रेखा खींच देते हैं तो पहले थोड़ी दूर x अक्ष के समानांतर रहती है, फिर ये अपवर्ड राइजिंग होती है और एक समय के बाद यह y अक्ष के पैरेलल हो जाती है। उसका कारण यही है कि ब्याज दर एक बिंदु के नीचे नहीं आ सकती और आय एक बिंदु के बाद नहीं बढ़ सकता, इसलिए शुरू में x अक्ष के समानांतर होती है और बाद में यह y अक्ष के समानांतर हो जाती है ये रेखा। अब मुझे नहीं लगता कि इसको ब्लैक बोर्ड पर समझाने की ज़रूरत है, बहुत साफ साफ बना हुआ है कि KST बिंदु जो LM वक्र पर प्राप्त होते हैं वे ब्याज आय स्तर को व्यक्त करते हैं, जहां मुद्रा की मांग L तथा मुद्रा की पूर्ति M दोनों बराबर हैं। LM वक्र विभिन्न आय स्तरों को ब्याज दरों के साथ संबद्ध करता है, परंतु यह नहीं दर्शाता कि ब्याज दर क्या होगी। LM वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है तरलता पसंदगी मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है, परिणामतः ब्याज दर भी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत भी जिस निम्न सीमा तक ब्याज दर गिरेगी वो केंज का तरलता पास है, लिक्विडिटी ट्रैप है। LM वक्र धीरे धीरे आगे चलकर पूर्णतः बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि आय के ऊंची स्तरों पर ट्रांजैक्शन तथा प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मांग भी कम हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा निष्क्रिय शेष के रूप में प्राप्त होती है, परंतु इससे ब्याज दर एक सीमा के बाद नहीं गिरती, क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखें कि हमको LM वक्र मिल गया और हमको IS वक्र मिल गया, तो ओवरऑल जो मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात है, अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था संतुलन में कहाँ होगी, जहाँ IS LM वक्र एक दूसरे को काटेंगे या वो जहाँ आपस में बराबर होंगे, उसी जगह पर मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार दोनों में आय के विभिन्न स्तरों पर वह ब्याज दर तय होगी जहां मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, बचत, विनियोग सब आपस में बराबर होंगे। IS तथा LM वक्र E बिंदु पर काटते हैं और OY आय स्तर के अनुरूप OR ब्याज दर निर्धारित होती है। देखिए E बिंदु पर Y आय का स्तर है और R ब्याज की दर है। यहाँ कुल अर्थव्यवस्था का सामान्य संतुलन स्थापित होता है। यहाँ वस्तु बाजार I बराबर S तथा मुद्रा बाजार L बराबर M दोनों संतुलन में है। अब इसमें क्या है, चेंजेज भी होंगे। चेंजेज इन जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन में परिवर्तन कब होगा? भाई जाहिर सी बात है कि चार ही फैक्टर हैं, बचत है, विनियोग है, मुद्रा की मांग है, मुद्रा की पूर्ति है और उस पर से संबंधित आय है और ब्याज है। तो इनमें से किसी में भी परिवर्तन होता है तो सामान्य संतुलन बिगड़ जाएगा। मान लो IS रेखा बदलती है कि बदलने पर आय का स्तर तथा ब्याज दर दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। IS वक्र दाहिनी ओर खिसकने पर R तथा Y दोनों बढ़ता है और इसके विपरीत भी IS1 अगर IS2 हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि आय का स्तर Y1 से Y2 हो जाता है और ब्याज दर जो होती है वह N से बदल करके N1 हो जाती है। इसी प्रकार आप देखें
कि अगर LM रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाती है तो आप देखिए LM1 से LM2 हो जाती है, आय का स्तर Y1 से Y2 हो जाता है, लेकिन ब्याज का स्तर N से घट करके N1 हो जाता है। इसी तरह मान लिया कि विनियोग में वृद्धि होने से IS रेखा IS1 हो जाती है। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से LM रेखा LM1 हो जाती है। देखिए दोनों अगर बदलते हैं तब क्या होगा ऐसे में, तो प्रारंभिक संतुलन दशा में P बिंदु पर ब्याज दर ON है, P बिंदु पर ON है, आय का स्तर OY1 है। परिवर्तन के बाद T बिंदु पर ब्याज दर पूर्ववत रहता है और आय का स्तर OY1 से बदलकर OY2 हो जाता है। इस प्रकार भी चेंज हो सकता है कि ब्याज दर न बदले, केवल आय का स्तर बढ़ जाए। इस तरह का परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छी बात है कि ब्याज दर को बिना प्रभावित किए और आय का स्तर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग इन केनेजियन रीजन, ये देखिए ये जो चित्र बना हुआ है यह वास्तव में मैंने आपसे कहा था कि जब हम LM वक्र बनाते हैं तो LM वक्र जो होता है वो शुरू में x अक्ष के समानांतर होता है और बाद में y अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो अब हम इसमें कीन्स का जो ऑपरेटिंग एरिया है उसकी व्याख्या करेंगे। तो IS देखिए इसमें 3 सेट बना हुआ है, IS0, IS1, IS2, IS2, IS3, IS3। यहाँ देखें तरलता जाल OR1 से नीचे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब OR1 से नीचे की स्थिति, तरलता जाल OR पर है उसके नीचे से होता है। नए विनियोग, सरकारी व्यय तथा उपभोग व्यय इतने शक्तिहीन हो जाएं कि सौदों के लेन देन के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाए, फलतः मौद्रिक अधिशेषों का आधिक्य हो जाए। अर्थात R1 के नीचे की स्थिति तब बनती है जब हमारे पास बेहिसाब कैश हो जाए, मुद्रा की पूर्ति में निरंतर विस्तार होता रहे जिससे मांग की तुलना में मौद्रिक अधिशेषों का आधिक्य सदैव बना रहे, या दोनों प्रभाव, या मुद्रा की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती रहे कि हमारी डिमांड से ज़्यादा हो जाए। चित्र में OR1 तथा OY1 केनेजियन क्षेत्र को व्यक्त करता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर LM1 खिसक कर LM2 हो जाता है, ये LM बदल के LM2 हो जाता है। देखिए नीची ब्याज की दर पर तथा आय के प्रत्येक संभावित स्तर पर M बराबर L है, परंतु ऐसा तरलता जाल के अंतर्गत संभव नहीं होता है। अतः मुद्रा की पूर्ति द्वारा तरलता जाल के नीचे ब्याज दर नहीं लाई जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन देखिए तरलता जाल के नीचे ब्याज दर अब आपका नहीं आ सकता है। अतः मुद्रा की पूर्ति द्वारा तरलता जाल के नीचे ब्याज दर नहीं लाई जा सकती है। स्पष्ट है केनेजियन क्षेत्र में मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाती है। इसका मतलब कि अगर यह सिचुएशन है तो ऐसे मुद्रा की पूर्ति आप कितनी भी बढ़ाएंगे ब्याज दर नीचे नहीं आएगी। अर्थात यह वह क्षेत्र है जहाँ मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाएगी। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को भयंकर प्रतिसाद की अवस्था में उत्थान की ओर ले जाने में सहायक नहीं हो सकती। यह तो केवल उसे रास्ते पर ढकेलने के समान होगी। आप मुद्रा उपलब्ध करा सकते हैं, किंतु यह आश्वासन नहीं दिलवा सकते कि वह व्यय कर दी जाएगी और रोजगार को उत्पन्न करेगी। यहाँ ये बात जान लेना चाहिए, कोई भी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उसके अनुरूप व्यवहार भी उपभोक्ता करे वह संभव नहीं होता है, या वह कंपल्सन नहीं होता है। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर है ये वास्तव में बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और कम्प्लीटली नॉन इकोनॉमिक इशू है। और यह इकोनॉमिक इशू को इतना बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाती है, या यूँ कहिए कि वह इनइफेक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि जब हम मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं मंदी काल में, कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दें, लोगों के पास कैश इन हैंड बढ़ जाए, लोग खूब ज़्यादा खर्च करें, बाज़ार में डिमांड जनरेट हो, और डिमांड जनरेट होने से जाहिर सी बात है कि उत्पादन को इंसेंटिव मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल का यूज़ बढ़ेगा, लॉजिस्टिक का यूज़ बढ़ेगा, और एक तरह से पूरी इकॉनमी रन कर जाएगी।
लेकिन एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन होती है वह इतने आसान प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं करती, क्योंकि जब वो देखती है कि वस्तु का मूल्य गिर रहा है तो पैसा पाने के बाद भी वो खर्च करने के बजाय यह वेट करता है कि शायद कल दाम और घट जाए। और इस वेट एंड वॉच पॉलिसी का दुष्परिणाम होता है कि पैसा कितना भी आप देते जाइए, बाजार में मांग जनरेट नहीं होती है और मौद्रिक नीति फेल हो जाती है। इसी तरह से स्फीति काल में भी होता है कि आप कुछ भी करें लेकिन एक्सपेक्टेशन कि कल दाम और तो नहीं बढ़ जाएंगे, इस चक्कर में हम आज ही अधिक से अधिक खरीद लेना चाहते हैं। अब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती है। यही कारण है कि मंदी काल में राजकोषीय नीति को प्राथमिकता दी गई। आज की उपाय जैसे व्यय में वृद्धि, करों में कमी, जो IS वक्र को IS 1 की ओर ले जा सके। तरलता जाल अपने आप में प्रतिसार का अंतिम छोर है। अब इसका मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि यह यहाँ IS 1 IS 2 की तरफ जाए या फिर IS 3 के बाद पाए, तो इसके ऊपर भी बहुत काम नहीं करेगा और ये तरलता जाल के क्षेत्र में भी काम नहीं करेगा, और जब ये लंबवत हो जाएगा तब भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये जो अपवर्ड राइजिंग पोर्शन है केवल यही ऑपरेटिंग एरिया होगा और कहीं भी मॉनेटरी पॉलिसी या दूसरी कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में। आलोचना, ब्याज दर को पूर्णतया लोचदार माना गया, जबकि केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिर रखा जा सकता है। विनियोग ब्याज सापेक्ष होता है, जबकि अपेक्षित समायोजन घटित नहीं होते हैं। पाटेकिन तथा फ्रीडमैन के अनुसार यह सरल मॉडल है। दोनों क्षेत्रों को इतनी सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र आपस में गुथे होते हैं। कीन्स से श्रेष्ठता, यह मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों तत्वों की व्याख्या करता है, इसलिए अधिक वास्तविक है। यह अधिक निश्चित सिद्धांत है, यह अधिक नीतिपरक है, यह मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों को समझाने में अधिक सफल है। हमने इस हिसाब से बार बार कहा कि बाकी सिद्धांतों में हम एक मार्केट की व्याख्या करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस व्याख्या में कम से कम यह तो अच्छाई है ही है कि ये एट द सेम टाइम इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट। हर किसी प्रकार के बाजार को सम्मिलित करता है, काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करता है, लेकिन फिर भी कमियां तो हैं ही। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात फिर वही है कि यहाँ भी ब्याज दर कोई डिटरमिन नहीं होती है, बल्कि आप कहें कि एक स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जितने भी हमने ब्याज के सिद्धांत पढ़े, सारे सिद्धांतों में हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपेक्षित परिणाम डाल सके और अनअपेक्षित जो परिणाम हैं उनको ख़त्म कर सके, तो हम ज़्यादा बेहतर होगा बजाय ये कहने के कि वी आर गोइंग टू डिटरमिन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन a particular rate of interest, but we are going to find out that particular rate of interest which is necessary to keep the economy in equilibrium. Thank you. यह ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विक्सेल का ब्याज का सिद्धांत। थैंक यू।